ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस नाम का एक चैप्टर होता है और उस चैप्टर में कॉन्सेप्ट होता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में कहीं जाकर हमारी गाड़ी अटक जाती है जब हम तैयारी करते हैं नीट के एग्ज़ाम में आने वाले सवालों को सॉल्व करने की, जो इस पार्ट से पूछे जाते हैं। क्लियर? तो जिस पार्ट पे हमारी गाड़ी अटकती है उसी पार्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे आसान सरल शब्दों में इन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के द्वारा। तो आइए बिना देर किए बात करते हैं। सबसे पहले तो हम एक बेसिक से पार्ट की जो हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि रिब केज क्या है। रिब केज एक ऐसा पिंजरा है जिसमें कोई पंछी कैद नहीं है, बल्कि ये बना होता है आपके वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी, रिब्स यानी पसलियाँ और स्टर्नम यानी ब्रेस्ट बोन से। हम सभी को ये बात पता है बहुत अच्छे तरीके से कि ये हो गया आपका वर्टिब्रल कॉलम, ये पार्ट हो गया आपका वर्टिब्रल कॉलम, ये पार्ट हो गया आपका स्टर्नम, और इस स्टर्नम से यहाँ जुड़ी हुई हैं आपकी रिब्स, पसलियाँ। ठीक है, तो आपकी रीढ़ की हड्डी, आपके वर्टिब्रल कॉलम, आपके कशेरुकू से अराइज हो रही हैं आपकी रिब्स, जो आगे स्टर्नम पे आके जुड़ेंगी, ब्रेस्ट बोन पे आके जुड़ेंगी, यहाँ पर सीने पर मौजूद बीच में जो हड्डी है वहाँ आके जुड़ेंगी। ठीक है, आपने अब तक जाना कि जो रिब्स हैं उनके बीच में कुछ मांसपेशियाँ हैं, यहाँ बीच में मांसपेशियाँ लगी हुई हैं। इन मांसपेशियों को हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, जो दो प्रकार की हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये हमें याद हो गया। अगर हमसे कोई पूछे कि थोरेसिक चैम्बर और रिब केज में क्या डिफरेंस है, तो हमें रिब केज तो पता है कि उसमें हड्डी हड्डी आएंगी, सारी मसल्स की कोई बात नहीं होगी। लेकिन जब हमसे कोई बोलेगा थोरेसिक चैम्बर या थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक चैम्बर में आने वाली थोरेसिक कैविटी में क्या क्या आएगा, तो हम नाम लेंगे वर्टिब्रल कॉलम का, हम नाम लेंगे रिब्स का, हम नाम लेंगे स्टर्नम को, और हम नाम लेंगे डायफ्राम का। मतलब ये जो रीजन है, ये जो रीजन मैंने हाईलाइट किया है वाइट कलर से, ये जो रीजन है ये आपके लंग्स हैं। और लंग्स जितना भी स्पेस यहां पर ले रहे हैं, उस कैविटी को, उस जगह को, उस स्पेस को मैं थोरेसिक चैम्बर कह रहा हूं। थोरेसिक चैम्बर में आपके रिब्स भी हैं, आपका स्टर्नम भी है, आपके वर्टिब्रल कॉलम भी है, लेकिन थोरेसिक कैविटी में मैं सिर्फ इतने हिस्से की बात करूंगा जो खाली स्पेस वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स के बीच में है, उसे मैं कह रहा हूं थोरेसिक कैविटी और थोरेसिक वॉल्यूम। थोरेसिक कैविटी में अगर स्पेस बड़ा है इसका मतलब थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ गया, और थोरेसिक कैविटी में स्पेस कम है इसका मतलब थोरेसिक वॉल्यूम कम हो गया। आया कि नहीं? कैविटी मतलब कोई भी खाली जगह। दांतों में कैविटी हो जाती है तो उस कैविटी को कैविटी बोलते हो ना, कि दांत को कैविटी बोलते हो, दांत के अंदर कैविटी होती है ना। तो उसी प्रकार वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स, इनके बीच में जो भी खाली स्पेस है वो है आपका थोरेसिक कैविटी, और उस कैविटी के अंदर जो वॉल्यूम है जो बढ़ता और घटता रहता है उसे बोलते हैं थोरेसिक वॉल्यूम। बेसिक पता चल गए, सबसे पहले पता चल गए। ठीक, अगर कोई पूछे रिब केज क्या है, तो रिब केज में ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये रिब्स हैं, स्टर्नम है। ठीक है, कोई पूछे थोरेसिक चैम्बर क्या है, तो कहना स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम और नीचे डायफ्राम, नीचे ये डायफ्राम, ये सभी मिलकर एक अंदर कैविटी बना रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं थोरेसिक कैविटी। तो चैम्बर के अंदर कैविटी है या कैविटी के अंदर चैम्बर है? चैम्बर के अंदर कैविटी है, चैम्बर के अंदर कैविटी है। ठीक है, ये चैम्बर को, थोरेसिक चैम्बर को एंटीरियरली किसने बनाया? स्टर्नम ने। पोस्टीरियरली किसने बनाया? वर्टिब्रल कॉलम ने। लैटरली किसने बनाया? रिब्स ने। ठीक है, समझ गए। और बेस किसने तैयार करा? डायफ्राम।
ये थोरेसिक चैम्बर हो गया, चैम्बर तैयार है। अब चैम्बर के अंदर जो खाली स्पेस है उसे कहेंगे थोरेसिक कैविटी, ठीक है। और उस कैविटी में अगर स्पेस बढ़ा तो मतलब थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा, स्पेस कम हुआ थोरेसिक वॉल्यूम घटा। इतना आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ये वाला। दूसरा कॉन्सेप्ट, ये जो इंटरकोस्टल मसल्स की मैंने आपसे बात करी, रिब्स के बीच में मसल्स, किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए आपके मसल जिम्मेदार होते हैं। किसी भी प्रकार के संकुचन जो मांसपेशियों में होता है उसके पीछे आपके मसल्स में मौजूद एक्टिन मायोसिन फिलामेंट जिम्मेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जिम्मेदार होते हैं। मांसपेशियां हैं जो हड्डियों के साथ जुड़कर हड्डियों को मूव करा रही हैं, ठीक है। अगर मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ना हो तो अकेला हड्डी का ढांचा नहीं चल सकता, और अगर फिर भी आपको हड्डी का ढांचा चलता हुआ नजर आ रहा है तो इसका मतलब प्रेत बाधा है वहां। समझ में आई बात? ठीक। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, मांसपेशियां जो आपकी पसलियों के बीच में मौजूद है बाहरी ओर, वो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इसने कॉन्ट्रैक्ट किया। भाई आपको सांस लेने या सांस छोड़ने के लिए अपनी मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना है। आपने कॉन्ट्रैक्शन किया, संकुचन किया। संकुचन करने से, कॉन्ट्रैक्शन करने से आपके स्टर्नम, आपके रिब्स और आपके स्टर्नम और रिब्स क्या हो गए? ऊपर की तरफ उठ गए। और आपका जो थोरेसिक कैविटी था, जो आपका थोरेसिक चैम्बर था, जो आपका थोरेसिक चैम्बर था, वो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में एक्सपैंड हो गया, ठीक है। थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम किस उसमें बढ़ गया? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ गया। एक पॉइंट हमने इस फ्लो चार्ट से एनसीईआरटी का याद किया, ठीक है। थोरेसिक चैम्बर के अंदर जो वॉल्यूम है वो किस एक्सिस पर बढ़ गया? डॉर्सो वेंट्रल। ये डॉर्सो वेंट्रल क्या है? ऊपर की साइड जो चीज़ है वो डॉर्सल, नीचे की साइड जो चीज़ है वो वेंट्रल, ठीक है। अब यहाँ पे डॉर्सो वेंट्रल थोड़ा सा समझते हैं। इस डायग्राम की मदद से थोड़ा डॉर्सो वेंट्रल समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डॉर्सो वेंट्रल असल में, डॉर्सल आपको इस तरीके समझाता है कोई चीज़, वेंट्रल आपको इस तरीके समझाता है कोई चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक्सपेंशन होगा। दिस इज डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। आया? ठीक है। जब आप सीने को ऊपर की तरफ और डायफ्राम को नीचे की तरफ खींचोगे तो यहाँ पे ऐसा ही आएगा। दिस इज डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। क्लियर हो गई बात? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। भाई आप सांस से खींच कर आपने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन किया, ठीक है। उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपके स्टर्नम ऊपर की ओर खिंचे, आपके रिब्स ऊपर की ओर खिंचे, जिसकी वजह से डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में जो वॉल्यूम था थोरेसिक चैम्बर का वो इंक्रीज हो गया। नहीं आया? थोरेसिक चैम्बर में आप वॉल्यूम बढ़ाने की बात कर रहे हो। इस वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए आपको अपने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। आपने कॉन्ट्रैक्शन कराया, कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही हुआ आपके रिब्स थोड़े से ऊपर की तरफ उठ गए, आपका स्टर्नम थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ गया। स्टर्नम और रिब्स के ऊपर की तरफ उठ जाने की वजह से, ऊपर की तरफ डॉर्सल उठ जाने की वजह से, नीचे डायफ्राम के नीचे की ओर खींचने की वजह से नीचे की ओर एक्सपेंशन हुआ, ऊपर की ओर एक्सपेंशन हुआ। तो दिस इज डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस की ओर वॉल्यूम का इंक्रीज होना। इतना आया कि नहीं आया? बिल्कुल यही बोला था आपने, लेकिन जनता आपसे ना जाने क्यों सेटिस्फाइड नहीं हो पाई थी, कि आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाई थी। शायद इस अंदर, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने अपने प्रयासों की अधिकतम सीमाएं पार करी, ये तारीफ के काबिल है, ठीक। समझ गए? तो किसी ने आपसे पूछा कि जब आप अपने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो क्या क्या चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, क्या क्या चीज़ ऊपर की तरफ उठती हैं? स्टर्नम और रिब्स ऊपर की ओर उठते हैं,
उनके ऊपर की ओर उठने की वजह से क्या होता है, एंड डॉर्सो वेंट्रल पोजीशन में आपके जो थोरेसिक चैम्बर में कैविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बात समझ में आ गई? और थोरेसिक चैम्बर में जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है। यहाँ लिख देता हूँ, थोरेसिक चैम्बर में जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है। भैया आपने डॉर्सो वेंट्रली थोरेसिक चैम्बर को एक्सपेंड किया तो थोरेसिक वॉल्यूम भी इंक्रीज हुई। थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम मतलब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। भाई आपने आपने आपके घर में 2 कमरे हैं और बीच में एक दीवार है, आपने वो दीवार तोड़ दी तो एक बड़ा हॉल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। वहाँ पे पूरी भजन मंडली बैठ सकेगी, मम्मी के फ्रेंड्स की, कि नहीं बैठ सकेगी? बैठ सकेगी। यूजुअली यही होता है। यूजुअली क्या होता है कि अभी नवरात्रि आएंगी, है ना, तो कई औरतें जो हैं 9 दिन के उपवास रखेंगी, लड़कियां भी रखती हैं, ठीक है, 9 दिन के उपवास, है ना। तो 9 दिन में कई लोग जो है पैरों में चप्पल भी नहीं पहनते, ठीक है, ऐसा। तो कहीं ना कहीं माता रानी को प्रसन्न करने के लिए लोग एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, ठीक है ना। फिर माता रानी ऊपर से कहती हैं 9 दिन ये नौटंकी से मैं खुश नहीं होती है, ठीक है, समझ गए। तो जो है कहने का मतलब जो है वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ 9 दिन काफ़ी नहीं होते या 11 दिन काफ़ी नहीं होते। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपने मन में पहले आपको ये संतुष्टि जगाना होती है कि मैं ईश्वर के द्वारा बताए गए रास्तों पर चल रहा हूँ। अगर ये संतुष्टि आप में है तो स्पेसिफिक डेज में आपको ईश्वर को ये जताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हे ईश्वर मैं सही कर रहा हूँ। आपको रोज़ ये लगना चाहिए कि जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो, और ये जिस भी चीज़ को हासिल करने के लिए आप कर रहे हो वो चीज़ हासिल होने की संभावना है। तो ये संभावनाएं खुद ब खुद विकसित होती जाती हैं वक्त के साथ। तो उसमें एक स्पेसिफिक दिन या स्पेसिफिक समय में अपने आप को चेंज कर लेने से काम नहीं चलता, है ना, ऐसा। तो 9 दिन में भगवान खुश नहीं होते, 11 दिन में भगवान खुश नहीं होते, ठीक है। वो तो आपके प्रतिदिन जो भी आप करते हो उन्हीं से प्रसन्न होते हैं, है ना। तो थोरेसिक चैम्बर में मौजूद है जो वॉल्यूम, उसको बोलते हैं थोरेसिक वॉल्यूम। तो आपने क्या किया, आपके पास 2 कमरों का घर है, ठीक है, और आपने बीच का कमरा तोड़ दिया, मतलब बीच की दीवार तोड़ दी, तो पूरा एक हॉल बन गया लंबा सा, बन गया कि नहीं बन गया? मतलब जैसे आपने ऊपर जो है आपके पास 6-7 कमरों का घर है, ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट का घर आसानी से आज कोई बना लेता है। तो उसमें क्या है, आपने ऊपर जो छत डाली उसमें आधी छत डाली आपके पिताजी ने, और आधी में जो है आप रह रहे हो। अब मेहमान आते हैं तो इधर इस कमरे से उस कमरे, उस कमरे से उस कमरे जाना पड़ता है, ठीक है, तो दिक्कतें होती हैं। तो अपन ने बीच की दीवार तोड़ दी और एक लंबा हॉल निकाल दिया। बात समझ गए? उससे आपने चैम्बर में, कमरा चैम्बर, उस चैम्बर में वॉल्यूम को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया? इंक्रीज किया। तो थोरेसिक चैम्बर में जो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ा, उस वॉल्यूम की वजह से ही थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, और थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से जो लंग्स का वॉल्यूम है वो भी बढ़ा। भाई आपको मैं यहाँ पे ज़्यादा जगह दूँ तो आपको ज़्यादा फैलने की, ज़्यादा पसरने की जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। समझ गए? अगर मैं कम जगह दूँ, मैं बोलूँ नहीं नहीं एक बेंच पे 4 बच्चे बैठेंगे क्योंकि बच्चे 100 हो गए मान लो ईश्वरी कृपा से, ठीक है, मैंने कहा एक बेंच पे 4 बैठेंगे, बैठना है तो बैठो नहीं तो बैठ जाओ जाके। एटीट्यूड आ गया समय के साथ, ठीक है, समझ गए। अभी तो क्या चल रहा है, बस तुम जो कहो वही सही है, ठीक, बस एक बार आ जाओ समझ रहे हो। उसके बाद 4-4 बच्चे बैठ रहे हैं, 6-6 बच्चे बैठ रहे हैं एक ही बेंच पे, फिर बैठने की जगह नहीं मिल रही, फिर यहाँ पे स्पेशल 2-3 बेंच कुर्सियाँ लगा के बैठ रहे हैं बच्चे। इतना मतलब इतनी जो है फ़ैन फॉलोइंग हो गई एक समय के बाद सपनों में, तो ऐसा होगा, ठीक।
तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि कहीं ना कहीं आप थोरेसिक चैम्बर बढ़ाकर अपने थोरेसिक वॉल्यूम को बढ़ाते हो। अब दिमाग से सोचो, जब आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हो, जब आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हो तो प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। एक कमरा है, छोटा है, यह आपका घर है मान लो, ठीक है, यह आपका घर है, ठीक है, ये बाहर आपने रोड तक कब्जा करके रखा है जहाँ पे आपने पेड़ पौधे लगाए हैं, ठीक है, और यहीं पे आप अपनी गाड़ी भी खड़ी कर देते हो, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे भजन मंडली बैठी है, आपकी मम्मी ने 50 औरतों को बुलाया था क्योंकि आपकी मम्मी 9 दिन के उपवास रखती हैं और आपकी मम्मी काफ़ी दिनों से उस कॉलोनी में रह रही हैं, तो उन्होंने जो है काफ़ी लोगों को देखा है वहाँ पे आके बसते हुए, डेवलप होते हुए, ठीक है। और ठीक है, तो इतने सारे लोगों को आपकी मम्मी ने 50 लोगों को इन्वाइट बोला, तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना। तो ये सोच कर कि इसको बुलाऊंगी तो इसको बुरा लग जाएगा, उसको बुलाऊंगी तो उसको बुरा लग जाएगा, सबको बुला लिया। तो पूरी कॉलोनी की औरतें जो हैं पहले दिन यहाँ पे अपना गला फाड़ने आ गई, ठीक है, मैया पाँव पे जनिया, ठीक है, मेरी टूटी टपरिया है माँ, गरीब घर आ जाना, झूम झूम जनना बाजे मैया पाँव पे जनिया, और उनकी हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला जो मैया जी की ताली ना बजाए। ये 3 प्रचलित भजन यहाँ चल रहा है, ठीक है, और आपका जीना हराम हो रहा है वैसे भी, और आपको मौका मिल गया मोबाइल चलाने का, कोई ध्यान नहीं दे रहा, आप बढ़िया लगे हो अपने में, ठीक है। तो इतनी सारी औरतें यहाँ बैठी हैं, इतनी सारी औरतें बैठी हैं, उस जगह पर कहीं ना कहीं दबाव बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा, ठीक है। एक औरत और आ गई, ठीक है, तो एक औरत और आ गई, फिर वो जैसे तैसे जो है एडजस्ट कर कुरा के बैठी गई, घुस गई कहीं जाके, ठीक है, औरतों के बीच में, ठीक है ना, ठीक है, ऐसा, ठीक है। फिर एक नई नवेली औरत है, वो किसी बहू है, फिर बाकी सारी औरतें भजन गाते गाते मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया, ऐसे ऐसे जो है सब जो बुजुर्ग औरतें हैं पूरा उसको एनालाइज कर रही हैं, ठीक है, मांग भरी कि नहीं भरी, मंगलसूत्र पहना कि नहीं पहना, बिछुड़ी पहने कि नहीं पहने, ठीक है, चूड़ियाँ पूरी पहनी है कि नहीं पहनी, है ना, ऐसा, नेल पॉलिश कौन से रंग की लगाई है, ये साड़ी जिसमें वो आई है वो पहले कहीं पहन के दिखी है कि नहीं दिखी, है ना, ऐसा, अंगूठियाँ पहनी है कि नहीं, ठीक है, इसका बैकग्राउंड क्या होगा, पूरा एनालाइज कर रही है, ठीक। बुजुर्ग औरतों का ये रहता है, 50-60 साल की उम्र वालों का। तो इतना सारा यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है, ठीक है, भीड़ बढ़ती जा रही है, प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है, प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां पर लगे हुए पार्टीशन को निकाल दूं और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं कमरों को, तो कुछ औरतें यहां पे भी आ जाएंगी, कुछ औरतें यहां पे भी आ जाएंगी, और इस तरह से जो वॉल्यूम था वो तो बढ़ा दिया मैंने, वॉल्यूम बढ़ा देने की वजह से, वॉल्यूम थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा देने की वजह से प्रेशर कम हो जाएगा। औरतों के बीच में जो दबाव है, जो औरतें ऐसे ठस ठस के बैठी थी, है ना, समझ रहे हो, ऐसे पूरी तरह से पालती भी नहीं मारी थी, अपने पैरों को ऐसे ही करके बैठी थी, तो वो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्रेशर कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम बढ़ा है तो प्रेशर घट जाता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। वॉल्यूम बढ़ाने से, जगह ज्यादा देने से जो दबाव था लोगों के बीच में वो घट जाएगा। आ गया? क्लियर होगी बात? ठीक है। वॉल्यूम बढ़ाने पर प्रेशर कम हो गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया। ठीक है, मतलब जब आपने थोरेसिक वॉल्यूम को इंक्रीज किया तो कहीं ना कहीं जो पल्मोनरी वॉल्यूम था वो तो इंक्रीज हुआ। ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज, लंग्स के अंदर वॉल्यूम बढ़ा, तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो लंग्स के अंदर प्रेशर था, दबाव था, वो घट जाएगा, और वॉल्यूम घट जाने की वजह से प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होगा। अंदर लंग्स में कम वॉल्यूम, एटमॉस्फेयर में कंपैरेटिवली ज्यादा एयर का प्रेशर है, तो वो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की और एयर अंदर आएगी, ये इंस्पायरेशन होगा। सारी जनता को समझ में आ गया? ठीक है, हमें ही वोट दें, समझ में आ गया है ना? ठीक है, आपको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? हिंदी का तो कुछ लोचा नहीं है, पूरा क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक।
क्या होगा ना, यहाँ से जब हम जाते हैं तो दिमाग में एक सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए कि हमने यहाँ पे क्या उखाड़ा। अगर कुछ उखाड़ा तभी आने का मतलब निकला, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं निकला। क्योंकि घर पे भी अगर हम समझने में उलझ रहे हैं, यहाँ भी हम चीज़ों को समझने में उलझ रहे हैं, तो याद कैसे करेंगे चीज़ें। ठीक है, तो समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक, तो किसी ने आपसे पूछा कि बताओ बताओ ये कॉन्सेप्ट बताओ, बता दोगे? ठीक, इसके बाद ये बहुत काम की चीज़ है, आप चाहो तो लिख लो, काम आएगा। क्योंकि वहाँ से तो कौन सा समझ में आ गया, अभी आपने ट्राई कर ही लिया है ना। और जो है देखो, कॉपी पे लिखते हैं ना जो, वो अपन अपने हाथों से लिखते हैं। अपने हाथ यहाँ नहीं चल रहे तो घर जाके देख के क्या चल जाएंगे। इसलिए जो है वो यही है। ठीक है, बात की बातें बात ही रह जाती हैं, है ना। मॉर्निंग वॉक हो गया आज? कुछ दिन छोड़ दो। नीट में जो कुछ बेहतर करना चाहते हैं, एक अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हैं, उनके पास सोने, खाने, पढ़ने, क्वेश्चन लगाने, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के अलावा कोई और काम नहीं होना चाहिए। यही नीट में या नीट या कोई भी जो है परीक्षा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें सफलता अर्जित करने का तरीका है ना। ठीक, जब तक कोई हेल्थ इश्यूज ना हो तब तक कोई भी ऐसा काम आप अपने लिए अलग से ना करें जिससे आपको ऐसा लगता है कि वो टाइम अगर आप पढ़ाई में यूज़ करते तो आपसे 4, 5, 6, 10 क्वेश्चन बन जाते। क्योंकि यहाँ पर एक एक मिनट बहुत कीमती है। आपका कंपटीशन 10-15 बच्चों से नहीं, आपका कंपटीशन 20-25 लाख बच्चों से है। और हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पर, अपने अपने स्तर पर कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है। हम सबका काम कोशिश करना है। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी कोशिशें हम दिन प्रतिदिन करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम कोशिशें करते हैं, अपने एफर्ट्स डालते हैं, उन्हीं एफर्ट्स का परिणाम रिजल्ट के रूप में निकल के आता है ना। सफलता की कोई एग्जैक्ट परिभाषा नहीं है, ये तो रोज़ाना किए गए कामों का एक लंबे समय के बाद आने वाला नतीजा है। और लंबा समय 1 साल हो गया आपको, 1 साल हो जाएगा अभी, समझ रहे हो? तो ये है कॉन्सेप्ट। तो हमें हर उस काम को छोड़ देना है जिससे हमें पढ़ने को ना मिले। हमें, अगर हमेरा घूमने का शौक़ है सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, जैसे हम सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, 6:30 बजे हम मॉर्निंग वॉक पे निकल जाते हैं, तो मॉर्निंग वॉक में आप, मॉर्निंग वॉक के लिए आप तैयार हो गए, है ना। आप जो है देखो, एक होता है कोचिंग आने के लिए तैयार होना, क्या आपने आईना देखा, बाल बाल ठीक करे? नहीं, तो आईना देखना इसलिए ज़रूरी है, पता चला कई लोग कहते हैं अरे 1 साल तक जो लोग आईना नहीं देखते वही लोग नीट निकालते हैं। पता चला मुंह पे मंजन लगा है तो मंजन लगा के आ गया, अच्छा नहीं लग रहा देखने में। ठीक है, तो आईना देखना ज़रूरी है। ठीक है, आईना देख लो आप। किसको? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बस 5 मिनट में छोड़ दो। ठीक है, तो चेहरा देखना भी ज़रूरी है ना, अपने ऊपर काम करना भी ज़रूरी है। लेकिन हर उस काम को छोड़ देना है 3, 4, 5, 6 महीनों के लिए जो ऐसा लगता हो कि ये काम मैंने फलाना, जैसे फलाने से मैंने बात करी या फलानी से मैंने बात करी, तो उस बात करने की वजह से मेरे 15 मिनट वेस्ट हुए। इस 15 मिनट में मैं अपना इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेती या कर लेता और मुझसे 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब वो 15 मिनट आपके चले गए उस दिन के। उस 15 मिनट में किसी ढंग के बच्चे ने जो पढ़ता है, उसने वो 15 मिनट यूटिलाइज कर लिए, तो आपसे वो 15 मिनट आगे निकल गया, आपसे वो 4 क्वेश्चन आगे निकल गया और 4 क्वेश्चन आप पीछे रह गए। बस इसी को कंपटीशन बोलते हैं, इसी को कंपटीशन बोलते हैं। ये जो रेगुलर हम एफर्ट डाल रहे हैं, ये पूरे सब लोग एफर्ट डाल रहे हैं, 20-25 लाख लोग एफर्ट डाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन एफर्ट में कुछ एक्स्ट्रा पुट करोगे तब 1 लाख में अपनी जगह बना पाओगे और तब सिलेक्ट हो पाओगे।
आई बात समझ में? इसी को कंपटीशन कहते हैं। ये तो एक खुला मैदान है, आपको अपने टैलेंट, अपने एफर्ट्स को यहाँ पुट करना है और दूसरों से अपने आप को आगे निकालना है। यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, यही प्रतिस्पर्धा है। ठीक, चलिए, तो मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इंस्पायरेशन कैसे होता है। देखो यहाँ पर डायफ्राम को आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर थोरेसिक चैम्बर के थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा। थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो प्रेशर था लंग्स के अंदर वो कम होगा, और लंग्स के अंदर प्रेशर कम होने की वजह से बाहर से ज़्यादा एयर हवा अंदर रश करेगी। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? तो एट द टाइम ऑफ इनहेलेशन डायफ्राम गेट कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ एक्सहेलेशन डायफ्राम गेट रिलैक्स्ड। आ गई बात समझ में? ठीक, तो इतना आपको पता होना चाहिए।